Hi dear friends, नीरज एसोसिएट्स वेलकम्स यू। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें हमने एसिड अटैक की बात करी है, जिसमें पीड़िता ने एक एफआईआर जो थी तहरीर पहले महानगर थाने पे दी, जिसमें कि उसमें 326 ए आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई और बाद में जो है विवेचना के दौरान उसको 326 बी में कन्वर्ट किया और 326 बी के बाद लर्नेड ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट ने उसमें चार्जेस फ्रेम किए 326 बी में। और पीड़िता के इससे पहले जो आपके मजिस्ट्रेट के समक्ष ड्यूरिंग द ट्रायल जो बयान दर्ज हुए वो और उसमें जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उसका पीड़िता का, वो मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में, पिछले वाला जो वीडियो था उसमें बताया है। इसमें अभी जो है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 था। अब प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे और इसमें जो मुख्य चीजें हैं उनको कंसीडर करेंगे। आपसे मेरा फिर से सारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि इसको जब आप देखेंगे तो इसके अंदर हमें जो भी आपको लगे आप अपने कमेंट्स अपने जो भी आपको देने हैं वो आप दे सकते हैं, जिसका कि हम बाद में अपन लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें जो था PW2 जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2, वो साक्षी जो है वो आपका पीड़िता का भाई है। उसने यहाँ पे ये दिया कि घटना दिनांक 6/8/2013 की प्रातः लगभग 7:30 बजे की है। उसने बताया कि मैं अपनी बहन व एक दोस्त के साथ हनुमान सेतु मंदिर दर्शन करने गया था और जब हम पीछे वाली सड़क की तरफ खड़ी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो कुछ ही दूरी पर एक बाइक सवार उसने उस व्यक्ति का नाम भी लिया है और जिसे मैं पहले से जानता था। और मेरी बहन जो पीड़िता है जो मुझसे आगे चल रही थी के ऊपर तेजाब फेंका। तेजाब फेंकने के बाद अभियुक्त जिसका पीछा मेरा दोस्त कर रहा था तो मैं तुरंत अपनी बहन जो गिर गई थी उसको उठाया। मेरी बहन जो थी वह उसकी जो टी-शर्ट थी वह बुरी तरीके से जल गई थी। उसके बाद मैंने बहन को गाड़ी में बिठाकर वहां आए जहां पर हम लोग ठहरे थे। फिर इन्होंने यहां पे ये कहा अपने खुद में कि जो ये आपका अभियुक्त है वो मेरे पिता से परिचित एवं उनका दोस्त था, इसलिए हम लोगों से भी परिचित था। यह विगत 5 वर्षों से मेरी बहन को ब्लैकमेल करना चाहता है एवं हमारा मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। मेरी बहन के कपड़ों में तेजाब पड़ा था, मेरे बयान विवेचक ने लिए थे। फिर यहाँ पे उसने कहा कि मेरी शिक्षा देहरादून की है, मैं कक्षा 10 तक पास हूँ, मैं पारिवारिक मिठाई का व्यवसाय है उसी को करता हूँ, लखनऊ आना जाना नहीं रहता, बस केस के सिलसिले में आता हूँ। इससे पहले एक बार लखनऊ आया हूँ। अभियुक्त से मेरी मुलाकात वर्ष 2004 से है। मेरी मुलाकात मेरे स्थान पर हुई थी, घर पर हुई थी। उस समय मैं अपने पिताजी के साथ व्यवसाय देखता था। मेरी बहन जो पीड़िता है पहली बार मुझसे 2007 में अभियुक्त के बारे में उसने शिकायत की थी। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि मेरी मदर जब बहन को टेस्ट दिलवाने यहाँ पर लखनऊ आई तब अभियुक्त ने कहा था कि मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय की एक दिन बाद आएगी, उसी बीच आगरा ले गया। आगरा इनका कहना है कि मेरी माँ व पूजा तथा मेरी छोटी बहन गई थी और आगरा से लौटकर लखनऊ कितने दिन रुके याद नहीं, क्योंकि इस बात को 7 साल हो गए। लखनऊ से लौटने के लगभग 1-1.5 महीने बाद एफआईआर लिखाई, क्योंकि अभियुक्त गलत संदेश मोबाइल से भेजता था। ये इन्होंने अपने उत्तराखंड में लिखाई जो एफआईआर। महिला आयोग को प्रश्न पत्र दिया या नहीं मुझे याद नहीं।
मैं नैनीताल हाईकोर्ट पैरवी में नहीं गया तथा बाद में कहा कि याद नहीं। अभियुक्त ने एफआईआर क्वैश करा दी थी क्योंकि उसके पास फर्जी सेक्शन 9 एक्स पार्टी का जजमेंट था। यह मुकदमा उस मुकदमे के बाद का है। हम 4/8/2013 को उत्तराखंड से चलकर 5/8/2013 को लखनऊ पहुंचे थे। ट्रेन याद नहीं है, परंतु ट्रेन प्रातः 8-8:30 बजे पहुंची थी। हमारे लखनऊ रहने का इंतजाम एक पारिवारिक मित्र ने किया था। मैं पारिवारिक मित्र का नाम नहीं बता सकता, ये मेरा सीक्रेट है। हम लोग कैंट में रुके थे, वह जगह याद नहीं। कैंट बड़ा है, ये जगह गेस्ट हाउस थी या आर्मी गेस्ट हाउस था। स्टेशन पर उतरकर स्टैंड से टैक्सी ली थी और जब तक लखनऊ रहे तब तक वही टैक्सी व ड्राइवर साथ में रहा। टैक्सी का ड्राइवर का नाम नहीं बता सकता, हम उसे भैया बोलते थे। ड्राइवर का संपर्क नंबर नहीं था, उसे मौखिक निर्देश दे देते थे। कैंट गेस्ट हाउस का लोकेशन याद नहीं है। टैक्सी ड्राइवर को कैंट का रास्ता पूछकर बताया था। कैंट में गेस्ट हाउस है, हर रोड पर गेस्ट हाउस है, 120 गेस्ट हाउस हैं। इन्होंने बताया कि मेरे साथ मेरा मित्र भी आया था और कंप्यूटर की कोई नौकरी करता है इनका दोस्त, और दुकान या ऑफिस नहीं है, मुझे पता नहीं। इन्होंने ये बताया कि अपने मित्र से इनका जो परिचय जो आया था 6 से 8 वर्षों से है और लखनऊ वो इनके साथ ही आया था। हम लोगों ने विचार किया और डीआईजी के पास चले गए। ये विचार मतलब इनके पास उत्तराखंड में ही आ गया था। डीआईजी को प्रार्थना पत्र शिकायती इन्होंने उत्तराखंड में ही तैयार किया था। डीआईजी के पास जाने का रास्ता पूछ कर जाना था। यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ये कहना गलत है कि मेरा दोस्त ना तो अपितु डीआईजी का परिचित हो या पहले से तय करके साथ लाए हों। मेरे लखनऊ आने की सूचना किसी को नहीं थी। फैमिली कोर्ट के वकील से मिलना था, वकील से देहरादून से ही बात कर ली थी और इसके अलावा और किसी को नहीं बताया था। यहाँ पे फिर इनका ये भी कहना है कि जब इनका ज़िरह लगातार इनकी हुई तो इन्होंने कहा कि मेरी बहन आज भी मेरे साथ आई है, वह न्यायालय में मौजूद है। मेरे पास सूचना विभाग से जारी जो था वो विधानसभा का पास है। विधानसभा में आने जाने के लिए पास बनवाया है। विधानसभा में मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं जर्नलिस्ट था तब मैंने इसे बनवाया था और ये भी कहा कि मैंने जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग ली है। जब मुझे काम पड़ता उच्च अधिकारियों से मिलता हूँ। याद नहीं किस ट्रेन से आए थे। 5/8/2013 को सुबह स्टेशन से सीधा गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां से हम अपने फैमिली कोर्ट के वकील से मिले तथा लखनऊ साहब से जो है एक प्रार्थना पत्र देने के लिए उनके ऑफिस गए थे, जिस प्रार्थना पत्र से मेरे व मेरे परिवार के उत्पीड़न से संबंधित था। दिनांक 6/8/2013 को केवल थाने गए थे और उनको वह प्रार्थना पत्र दिया था जो हम तीनों ने थाने के बाहर कार में बैठकर लिखा था। थाने पर हम लोग 1-1.5 घंटा रुके थे। थाने पर उसी दिन अपनी बहन का जला हुआ टी शर्ट दे दिया था। टी शर्ट के नीचे पहने जाने वाला कपड़ा नहीं दिया था। मुझे याद नहीं है कि टी शर्ट किसको दी थी, किस पुलिस वाले को दी थी। मैं नहीं बता सकता कि टी शर्ट व तहरीर अलग अलग आदमी को दी थी या एक ही को दी थी। टी शर्ट हमने पॉली बैग में दी थी, ये याद नहीं है कि पॉली बैग कपड़े का था या अखबार का था। उस पॉली बैग व टी शर्ट को पुलिस वालों ने सील कर दिया था। उन्होंने किसी कपड़े में सील किया था, कपड़ा याद नहीं है। मुझे ध्यान नहीं कि उस सील्ड कपड़े पर मेरे हस्ताक्षर कराए थे या नहीं। मुझे यह भी याद नहीं कि मेरी बहन के उस पर पीड़िता के हस्ताक्षर कराए गए थे या नहीं, और मेरे दोस्त से भी हस्ताक्षर कराए गए थे या नहीं, याद नहीं। शर्ट की लिखापढ़ी की गई थी जो पुलिस द्वारा की गई थी, उस पर मेरी बहन के हस्ताक्षर कराए थे, मेरे हस्ताक्षर कराए थे या नहीं, याद नहीं। मुझे यह भी स्पष्ट याद नहीं कि उस पर मेरे दोस्त के हस्ताक्षर कराए थे या नहीं। मुझे याद नहीं है कि पुलिस वाले ने टी शर्ट की मेडिकल कराकर लगभग 1-1.5 घंटे बाद थाने पर वापस आई थी मेरी बहन।
उसके बाद मेरे दोस्त पुलिस वालों के साथ मुलजिम की शिनाख्त करते हुए मुलजिम के घर गए थे। मुझे याद नहीं कि वह कितनी देर के बाद लौटकर आया था। मुझे याद नहीं है कि मेरा दोस्त को लेकर कौन पुलिस वाला मुलजिम के घर गया था। मुझे नहीं मालूम कि मेरा दोस्त व पुलिस वालों की मुलजिम के घर में मुलाकात हुई थी या नहीं। उसके बाद हम सब लोग कैंट जहाँ रुके थे वहाँ चले गए। उसके बाद 6/8/2013 को हम वहीं कहीं नहीं गए। मेरा दोस्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है, उसके पास मोबाइल है, मुझे उसका नंबर याद नहीं है। मेरा दोस्त का नंबर मेरे मोबाइल में फीड नहीं है। घटना के दिन मेरा दोस्त के पास मोबाइल था, मेरे पास भी घटना के दिन मोबाइल था। शील्ड होने के बाद से आज तक मैंने उस टी शर्ट को नहीं देखा। मुझे याद नहीं कि घटना वाले दिन मैं विवेचक के साथ घटना स्थल पर गया था या नहीं। घटना के दिन मंदिर सुबह 7:15 बजे घटना स्थल वाले मंदिर पर पहुंच गए थे। मंदिर में लगभग 10-15 मिनट रहे थे। घटना स्थल मंदिर किस रोड पर है मैं नहीं बता सकता, किस मोहल्ले में स्थित है मैं नहीं बता सकता, मंदिर के पास कौन कौन से अपार्टमेंट है मैं नहीं बता सकता। ये कहना गलत है कि तथाकथित घटना स्थल मंदिर पर मैं कभी गया ना हूं, इसलिए मुझे घटना स्थल नहीं मालूम है। घटना स्थल से थाने की दूरी नहीं बता सकता। घटना के अगले दिन सुबह हम तीनों लोग घटना स्थल पर गए थे क्योंकि पुलिस ने वहां बुलाया था। लगभग 9 बजे वहां गए थे। मैंने पुलिस को अपार्टमेंट के विषय में बताया था या नहीं याद नहीं है। मुझे याद नहीं कि घटना स्थल मंदिर के चारों तरफ सड़क है या नहीं। दर्शन करने के बाद मंदिर से दाहिने तरफ निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ गया था। मंदिर से मुख्य द्वार से निकलकर दाहिनी तरफ गया था। फिर इन्होंने ये भी कहा कि अभियुक्त ने जब मेरी बहन पर तेजाब फेंका तो कुछ तेजाब मेरी बहन पर गिरा और कुछ जमीन पर गिरा। तेजाब जिस चीज में लाया था मैं नहीं बता सकता कि अभियुक्त उस बर्तन को जिस पर तेजाब लेकर आया था उसको वहां फेंका था या नहीं। मैं बर्तन को मैंने वहां पर नहीं देखा। घटना के अगले दिन विवेचक को वह जगह दिखाई जहां पर जमीन पर तेजाब पड़ा था। मेरे सामने विवेचक ने लिखा पढ़ी की थी। जहां पर तेजाब गिरा था उस स्थान की मिट्टी विवेचक ने उठाई थी या नहीं मुझे नहीं पता। उस समय घटना के समय वहां पर 2-4 गाड़ियां और पार्क थी। वहां पर 10, 20, 25 लोग और भी थे। मेरी गाड़ी का ड्राइवर भी वहां मौजूद था। गाड़ी घटनास्थल के आगे पार्क थी। गाड़ी ड्राइवर व लोगों ने मुलजिम को पकड़ा नहीं, केवल मेरे दोस्त उसके पीछे भागा था। मेरी बहन के जले हुए कपड़ों को ढकने के लिए मैंने अपनी टी शर्ट अपनी बहन को दी थी। मेरी बहन फटी टी शर्ट उस वक्त उसने नहीं निकाली, जली हुई टी शर्ट पर ही अपनी टी शर्ट डाल दी थी। जब टी शर्ट उतारी तो मैंने डबल टी शर्ट पहनी हुई थी क्योंकि सुबह ठंड का समय था, इसलिए मैं भी नंगा नहीं हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि घटना के बाद बहन को लेकर अस्पताल नहीं गए और ना ही थाने गया था। यह कहना गलत है कि अस्पताल व थाना इसलिए नहीं गया था कि मैं जानता था कि मेरी बहन तेजाब से जली ना हो। जब कैंट पहुंचने के बाद पता चला कि बहन जली नहीं, खुद कहा उसी वक्त पता चल गया कि बहन जली नहीं। जो टी शर्ट मैंने अपनी बहन को पहनाई थी वह काफी देर बाद पहनाई थी, इसलिए उसमें तेजाब नहीं लगा। फिर इनका कहना है कि मैंने दरोगा जी को यह नहीं बताया था कि घटना के बाद मैंने अपनी बहन को अपनी टी शर्ट पहना दी थी। घटना की सूचना डीआईजी साहब जिनसे एक दिन पहले मिले थे उनको नहीं दी थी। जली हुई टी शर्ट जहां रुके थे कैंट में, वहां जाकर निकाली थी। कैंट में लगभग 2-3 घंटे रुके। इन 2-3 घंटों के मध्य मैंने किसी को सूचना दी या नहीं मुझे याद नहीं है। फोन पर भी किसी को बताया या नहीं मुझे याद नहीं है। मुझे यह भी याद नहीं है कि मैंने घटना की सूचना अपनी माता को फोन पर दी थी या नहीं। मेरा मोबाइल नंबर घटना के दिन मेरे पास था। घटना के एक दिन पहले डीआईजी साहब को सूचना दी थी। घटना की तुरंत सूचना थाने पर डर की वजह से नहीं दी थी। घटना स्थल पर मंगल के दिन पुलिस होती है, लेकिन हमें कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दिया। फिर मुझे नहीं मालूम कि मंगल वाले दिन घटना स्थल पर पुलिस ड्यूटी सुबह 7 बजे से लग जाती है और उस दिन पुलिस लगी थी या नहीं।
घटनास्थल से कैंट के बीच रास्ते में किसी पुलिस चौकी, स्टेडियम, थाना हुसैनगंज, थाना हजरतगंज में कोई रिपोर्ट नहीं दी, क्योंकि हम डर गए थे। हमने घर पर ही आपस में सलाह करके हिम्मत जुटाई रिपोर्ट लिखाने के लिए। यह कहना गलत है कि मेरा दोस्त पुलिस मुलजिम की शिनाख्त कराने उसके घर नहीं ले गई थी। मैं नहीं बता सकता कि पुलिस अभियुक्त की शिनाख्त कराने मेरे दोस्त के साथ मुझे अभियुक्त के घर क्यों नहीं ले गई थी। मैंने न्यायालय में जो बयान दिया कि मेरी बहन जो मुझसे आगे चल रही थी उस पर तेजाब फेंका, तेजाब फेंकने के बाद अभियुक्त भागा, जिसका पीछा मेरे दोस्त ने किया तथा मैं तुरंत अपनी बहन जो गिर गई थी उसको उठाया। ये बात मैंने दरोगा जी को अपने बयान में बताई थी। यदि ये बात दरोगा जी ने मेरे बयानों में ना लिखी हो तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता। ये कहना गलत है कि ये बात सिखाने पर पहली बार न्यायालय में कह रहा हूं। अपने बयान में बताई कि मेरी बहन की टी शर्ट बुरी तरीके से जल गई थी। ये बात भी अपने बयान में दरोगा जी को बताई थी। दरोगा जी ने अपने बयान में नहीं लिखा तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता। ये कहना गलत है कि ये बात न्यायालय में सिखाने से पहली बार कह रहा हूं। ये सही है कि मैंने विवेचक को अपने बयान में बताया था कि हमले से मेरी बहन बाल बाल बच गई। मैंने न्यायालय में जो बयान दिया कि मेरी बहन की कमर में चोट आई थी जो गिरने के कारण आई थी, ये बात दरोगा जी को अपने बयान में बता दी थी। अगर दरोगा जी ने ये बात मेरे बयान में नहीं लिखी तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। ये कहना गलत है कि उपरोक्त बात न्यायालय में सिखाने से पहली बार कह रहा हूं। मैंने न्यायालय में ये बात बताई, फिर हम लोग आपस में विचार विमर्श किया कि रिपोर्ट लिखवाएं या नहीं। फिर लोगों से मंदिर स्थान का थाना पूछा और थाना पूछकर सारी घटना बताई एवं रिपोर्ट लिखाई। ये बात मैंने विवेचक को अपने बयान में नहीं बताई थी। ये कहना गलत है कि ये बात न्यायालय में सिखाने से पहली बार कह रहा हूं। न्यायालय में जो मैंने बयान दिया कि मेरी बहन के कपड़ों पर तेजाब पड़ा था, अगर ये बात विवेचक ने मेरे बयान में नहीं लिखी तो मैं वजह नहीं बता सकता। ये कहना गलत है कि ये बात न्यायालय में सिखाने पर पहली बात कह रहा हूं। हम तीनों लोगों ने विचार विमर्श कर डर दूर होने के बाद रिपोर्ट लिखाई थी। ये कहना गलत है कि अभियुक्त द्वारा सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। उसकी जानकारी होने के बाद मैंने एफआईआर कैंट में कराई ही है। ये कहना गलत है कि देहरादून में जो लिखाई रिपोर्ट उसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उससे निराश होकर 6/8/2013 को प्रातः 7:30 बजे हनुमान मंदिर पर जाकर अभियुक्त द्वारा मेरी बहन पर कोई तेजाब ना डाला गया हो। यह कहना भी गलत है कि पत्रकार होने के कारण उच्च अधिकारियों से जान पहचान का दुरुपयोग कर जबरदस्ती झूठा मुकदमा अभियुक्त के खिलाफ लिखाया हो। यह भी कहना गलत है कि मेरी बहन मेरे दोस्त 6/8/2013 को सुबह 7:30 बजे तथा कथित घटनास्थल मंदिर पर उपस्थित न हुए हों। यह बात सही है कि अभियुक्त द्वारा मेरे विरुद्ध एक दरखास्त दी थी जिस पर एलआईयू द्वारा जांच की गई थी। यह दरखास्त 5-6 साल पहले दी गई थी। उस पर मेरे ऊपर जान से मारने का आरोप लगाया था। वह 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था तथा मेरी बहन को अपनी पत्नी बताया। उस वक्त भी मैं एक पेपर में काम करता था, अखबार में काम करता था। मैंने जो है टाइम्स में भी काम किया हुआ है। फिर इन्होंने बताया कि मैंने यहाँ पे काम किया है। इतना करने के बाद फिर जो था PW3 के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया। तो मैंने जो आपको प्रोसिक्यूशन विटनेस PW1 जो पीड़िता है उसके बयान और उसके संग जो क्रॉस किया गया उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको इसमें PW2 जो पीड़िता का भाई है उसने जो न्यायालय में अपने बयान दिए तथा जो क्रॉस हुआ उसके बारे में बताया। और अब मैं आपको जो नेक्स्ट अपना वीडियो है उसके अंदर PW3 जिसमें कि जो डॉक्टर जिन्होंने कि इसका मेडिकल किया उनके बारे में बताऊंगा।
तो यहाँ तक में आप ये देखिएगा कि जो घटना घटित हुई थी और उस घटना घटित होने के बाद पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद जो इन लोगों ने अपनी चीज़ों को बताया और जो एफआईआर में चीज़ बताई थी, उसमें कहाँ कहाँ पर आप लोगों को कौन सी चीज़ों में लगा कि कॉन्ट्रडिक्शन है, उन चीज़ों को आप खुद देखिएगा। क्योंकि इस केस के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको कन्विक्शन हुआ, मैक्सिमम कन्विक्शन हुआ है अभियुक्त को 7 साल का, और इसके उपरांत अपील में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें एक्यूटल किया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर दिस वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।